नमस्ते दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रॉकेट चांद पर भेजने के द्वारा किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चांद पर वायुमंडल न होने के कारण किस प्रकार से चंद्रयान को मून पर लैंड कराया जाता है और किस रास्ते से होकर रॉकेट चांद पर जाता है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार तीर कमान पर चढ़ाकर अपने निशाना तक छोड़ देने के बाद वह सीधी रास्ता से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार रॉकेट को भी चांद पर एक सीधी रास्ता से भेजा जाता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रॉकेट कुछ इस प्रकार के रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो आइए समझते हैं कि रॉकेट एक सीधी रास्ता को छोड़कर एक घुमावदार रास्ते से क्यों गुजारा जाता है। रॉकेट को चांद पर कहां और कैसे लैंड कराया जाता है और चंद्रयान मिशन 2 फेल्ड क्यों हुआ था और आखिर रॉकेट को चांद पर भेजा ही क्यों जाता है। आइए समझते हैं। रॉकेट चांद पर कैसे पहुंचता है, इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि रॉकेट काम कैसे करते हैं। रॉकेट छोटे बड़े कई अलग अलग टाइप के होते हैं। सभी रॉकेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड इंजन जिसमें कि ठोस ईंधन लगते हैं और लिक्विड इंजन जिसमें कि तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करते हैं और जिस रॉकेट को चंद्रयान 3 मिशन पर भेजा गया उसका नाम LVM-3 रॉकेट था। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर थी। यह रॉकेट अपने अलावा 40,000 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को आसानी से अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। चंद्रयान 3 में LVM-3 का कुल वजन 62,000 किलोग्राम था, जो कि भारत के दक्षिण साइड समुद्र के किनारे आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरा गया था। रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरने के लिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल का प्रयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, उसके बाद उस हवा भरे हुए गुब्बारे के मुंह को छोड़ते हैं तो उस हवा निकलते हुए मुंह के विपरीत दिशा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि हवा में भी भार होता है जिसे वह पीछे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण वह आगे की तरफ जाने लगता है। इसी प्रकार रॉकेट इंजन भी गैस को बहुत ही तेजी गति से नीचे की तरफ धक्का देता है, जिसके कारण वह सीधा ऊपर जाने लगता है और वह तब तक ऊपर जाते रहेंगे जब तक कि वह गैस को नीचे की तरफ धक्का देते रहेंगे। अब समझिए कि जब रॉकेट को एक सीधी रास्ता से चांद पर भेजे जा सकते हैं तो ऐसे घुमावदार रास्ते से रॉकेट को चांद पर क्यों भेजे जाते हैं, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि चांद और सूरज हमारी पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूमते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी धरती पर क्यों नहीं गिरते। यह सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसे अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि धरती पर रहकर हमें पृथ्वी गोल होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम धरती से दूर अंतरिक्ष में जाएं तो हमें पृथ्वी गोल नजर आने लगती है और हम लोग इसी फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ना कि अंदर। पृथ्वी के ऊपर हम लोग कुछ इस प्रकार से रहते हैं और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच कर रखती है, जिससे हम पृथ्वी से दूर नहीं जा पाते। अब अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर गोला फायर करने वाले तोप को लगाकर अगर बॉल फायर करें तो आप देख सकते हैं कि उस बॉल को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण वह बॉल थोड़ी ही दूर जाकर वापस पृथ्वी पर गिर जाती है। और इसी तोप के पावर को अगर बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाए, उसके बाद अगर हम बॉल फायर करें तो आप देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बॉल पृथ्वी के ऊपर गिर तो रही होती है, लेकिन ज्यादा स्पीड के कारण वह बॉल पृथ्वी पर नहीं गिर पाती और ऐसे ही पृथ्वी का गोल गोल चक्कर लगाती रह जाती है। और यह तब तक चक्कर लगाती रहेगी जब तक इसकी गति को घटा न दिया जाए। अगर इसकी घूमने की स्पीड को और बढ़ा दिया जाए तो यह पृथ्वी से और ज्यादा दूर जाकर पृथ्वी का चक्कर लगाएगी। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया हमारा स्पेस एजेंसी इसरो ने, जिससे फ्यूल की काफी बचत हो गया।
जिसके कारण अपोलो 11 से चंद्रयान 3 मिशन काफी सस्ता हुआ था। भारत में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि LVM-3 रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट को हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, जो कि समय के साथ फ्यूल खत्म होते ही उसे रॉकेट से अलग कर दिया जाता है और आखिर में रॉकेट के सबसे ऊपर वाला स्टेज के अंदर मिशन पर ले जाने वाले यंत्र होते हैं, जिसमें कि रोवर और लैंडर भी शामिल है। अब सबसे पहले जब रॉकेट उड़ान भरता है तो रॉकेट का 4th स्टेज रॉकेट बूस्टर इंजन को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कि सॉलिड ईंधन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट लॉन्च के कुछ सेकंड बाद इसकी रफ्तार 16,027 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वायु के डेंसिटी से निकलते ही लगभग 108 सेकंड बाद रॉकेट के लिक्विड इंजन को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड बाद इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उड़ान से महज 130 सेकंड बाद वह धरती के 62 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अब दोनों बूस्टर रॉकेट के फ्यूल खत्म हो जाने के बाद उन दोनों बूस्टर रॉकेट को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। बूस्टर रॉकेट अलग होने के बाद रॉकेट हल्के हो जाते हैं। इसकी रफ्तार और अधिक तेजी से बढ़ती जाती है। रॉकेट का हर पार्ट इसरो के संचालक के कंट्रोल में होती है, इसलिए दोनों बूस्टर रॉकेट को समुद्र में गिरा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ज्यों-ज्यों रॉकेट ऊपर आसमान की तरफ जाता है, त्यों-त्यों रॉकेट को कक्षा की तरफ घुमाते जाता है। लॉन्च से 196 सेकेंड बाद रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उसके हीट शील्ड को अलग कर दिया जाता है। उड़ान से लगभग 6 मिनट के बाद लिक्विड इंजन को भी रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें बचे हुए क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वह पृथ्वी की कक्षा में पूरी तरीका से स्थापित कर देते हैं। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन का रफ्तार धीरे धीरे 37,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी के पूरी तरीके से कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद क्रायोजेनिक इंजन को भी प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया जाता है। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल की सहायता से समय समय पर इंजन को स्टार्ट करके धीरे धीरे इसकी कक्षा को और बढ़ाकर अंडाकार बनाया जाता है। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। हर एक चक्कर दूसरे के मुकाबले बड़ा किया जाता है। अब 6 से 7 चक्कर के बाद जब यह कक्षा बड़ा होकर चांद के निकट पहुंच जाता है तो चांद में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण वह चांद की तरफ खींचा चला जाता है, जिससे वह पृथ्वी को छोड़कर चांद के चक्कर लगाने लगता है। फिर उसके बाद उसकी स्पीड को घटाकर पृथ्वी की ही तरह चांद के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे वह चांद के चारों ओर अंडाकार चक्कर लगाने लगते हैं। फिर प्रोपल्सन मॉड्यूल की सहायता से उसकी स्पीड को घटाकर कक्षा को धीरे धीरे छोटा किया जाता है। जैसे ही चांद के बहुत करीब पहुंच जाता है तो प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है चांद पर उतारने की, जिसमें लैंडर की मदद से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है, जो कि इस मिशन का सबसे मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि चंद्रयान 2 इसी समय चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाने के कारण बहुत ही तेजी से चांद से टकराकर क्रैश हो गया था, क्योंकि डिवाइस कम्युनिकेशन फेल्ड हो गया था, जिससे वह पूरी तरीका से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इसरो के किसी भी मिशन में ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि इसमें पहले के मुकाबले बहुत सारे डिवाइस अपडेट किए जाते हैं। लैंडर को चांद पर उतारने से पहले उसे किस जगह उतारना है वह निर्धारित किया जाता है, और चांद पर उतारने का स्थान निर्धारित हो जाने के हिसाब से लैंडर के थ्रस्टर को ऑन करके उसकी स्पीड को कम किया जाता है, जिससे वह धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी जाती है। फिर उसे कंट्रोल कर रहे इसरो के वैज्ञानिक उसका डोर खोलता है। फिर उसके अंदर से रोवर बाहर निकलता है और यह रोवर चांद पर किस प्रकार से परीक्षण करता है और आखिरकार इसरो रोवर को चांद पर क्यों भेजते हैं, इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में, जो कि इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा।
आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए अपने इस ज्ञान विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।